इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव। औद्योगिकरण और वनों के विनाश के परिणाम स्वरूप हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई और यही बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म दिया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल के चारों ओर एक चादर के रूप में फैल गई और इस प्रकार सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेडियो एक्टिव किरणें जो वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश करती है, परंतु वह उसे वापस जाने नहीं देती। इस प्रकार पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडल उष्मीकरण या फिर वैश्विक तापन कहते हैं और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रभाव के कारण होता है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। हमारी पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन जाती है जो कि सूर्य से आने वाली रेडियो एक्टिव किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने देती है, परंतु पृथ्वी से टकराने के पश्चात वह पुनः वायुमंडल को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे ही भूमंडल उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापन कहा जाता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो बढ़ते औद्योगिकरण और वनों के विनाश दो प्रमुख कारण हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कर रही है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग एक सार्वभौमिक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती है, जैसे मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प। इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अगर हमें याद हो कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं तो हम बता सकते हैं कि उपरोक्त 4 ऑप्शन में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन्हीं के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होती है। अगर हम इन सभी गैसों में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान 50% होता है। परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का 50% होता है। हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कार्बन चक्र के माध्यम से संतुलित होती है, परंतु वनों के विनाश के परिणाम स्वरूप यह कार्बन चक्र असंतुलित हो गया है। मनुष्यों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। उसके पश्चात पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को मनुष्यों के द्वारा ग्रहण की जाती है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर कार्बन चक्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित होती है, परंतु कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण यह कार्बन चक्र असंतुलित हुआ है। पहला कारण है जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक प्रयोग से हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूसरा कारण है वनों की कटाई, जिसके कारण यह कार्बन चक्र संचालित नहीं हो पाता। अगला कारण है भूमि के उपयोग में परिवर्तन। ये सभी कार्बन चक्र की प्रक्रिया को बाधित करते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण उत्पन्न वैश्विक तापन के दुष्प्रभाव की बात करें तो पहला दुष्प्रभाव है रेगिस्तान की वृद्धि। दूसरा दुष्प्रभाव है सघन वन के क्षेत्रों का सूखा होना। तीसरा है हिम क्षेत्रों के ग्लेशियरों का पिघलना। यह वैश्विक तापन का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव है। वर्तमान में ग्लेशियर के पिघलना एक प्रमुख समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है, जिसके कारण समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और उसके तटीय क्षेत्रों में डुबान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये सभी ग्रीन हाउस के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र तट में स्थित द्वीपों के अस्तित्व में भी संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई है और उसके कारण द्वीपों के अस्तित्व में भी संकट उत्पन्न हुआ है। तो ये थे ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।